हेलो एवरीवन। मैं विष्णु शर्मा दास एमसी चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे प्यारे प्यारे बच्चों, आई होप अच्छे होंगे, अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th साइंस का फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन करने वाले हैं और उनको सोल्व करवाने वाला हूं मैं स्टेप बाय स्टेप। आइए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपना। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन असत्य है। एक चीज का बिल्कुल ध्यान रखना, सबसे बड़ा स्टूडेंट यही गलती करते हैं यहाँ पर। सत्य असत्य क्वेश्चन होता है, जल्दबाजी में क्या करते हैं, सत्य होता है उसको असत्य कर देते हैं, असत्य को सत्य कर देते हैं ना। ज्यादातर तो ये चीज आपको नोटिस करनी है कि क्या है यहाँ पर, है ना। तो देखते हैं क्या है। तो आपको एक इक्वेशन दे रखी है 2PbO, यानी सीसा ऑक्साइड दे रखा है। ये कार्बन है, कार्बन को जैसे ही रिएक्शन कराएंगे तो सीसा प्लस CO2 गैस प्राप्त होती है हमें ना। तो इससे कुछ दे रखे हैं, क्या क्या हो सकते हैं क्या नहीं हो सकते, उसमें से हमें चूज करना है। पहले तो देखना सत्य कौन सा है, असत्य कौन सा है। तो जो सत्य है उसको छोड़ना है, असत्य कौन सा कथन है उस पर टिक लगाना अपने, ठीक है। तो देखना, सीसा अपचयित हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, कार्बन उपचयित हो रहा है, लोहा ऑक्साइड, यानी सीसा ही होता है लोहा ऑक्साइड का, कंफ्यूज करने के लिए बोल दिया सीसा लोहा ना। तो ये अपचयित हो रहा है, क्या है अपचय। इस क्वेश्चन में सिर्फ दो चीज दिख रही है आपको, एक तो अपचयित दिख रहा है, एक उपचयित दिख रहा है। अपचयन उपचयन पढ़ा ना, वही चीज है ये, अपचयित बोल देते हैं इसको, कंफ्यूज नहीं होना है। तो अभी सबसे पहले दो चीज समझेंगे अपन, क्या होती हैं अपचयित, है ना। अपचयन उपचयन, इनके नाम तो सुने होंगे ना आपने, नोट्स पढ़ लिए होंगे, कंप्लीट कर लिए होंगे ना। तो ये देखेंगे अपचयन उपचयन क्या होते हैं। अपचयन वो होता है जिसमें ऑक्सीजन की क्या होती है, कमी। उपचयन क्या होता है जिसमें ऑक्सीजन की क्या होती है, वृद्धि होती है ना। अब ये देखो, मैं याद करने का सबका तरीका अलग अलग हो, तो मैं याद करता हूँ ए है, ये ए है, ए आता है तो ए कैपिटल। तो सबसे पहले मैं ए को कर लेता हूँ। ए जो होता है वो कमी होती है ऑक्सीजन की, बाकी को उल्टा कर देता हूँ दूसरे को। आप अपने तरीके से याद कर लेना, आप किस तरीके से याद करते हैं ना। कोई भी अपोजिट आए तो अंतर वाला है तो उसमें एक याद रखो, दूसरा का उल्टा कर दो, नहीं तो दोनों ही कंफ्यूज हो जाओगे। दोनों याद रखोगे तो दोनों में से एक भी याद नहीं रहने का ना। बाकी आपकी मर्जी है, जैसे भी इच्छा है, जैसे भी याद रहे वैसे कर लो आप। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे अभी, सीसा अपचयित हो रहा है। सीसा अपचयित हो रहा है मतलब सीसा में क्या हो रही है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है। देखो यहाँ हो रही है, यहाँ पर क्या है, सीसा ऑक्साइड है ये। इधर आएंगे देखो अभी क्या कराएंगे, तो सीसा सीसा है सिर्फ। यहाँ पर देखो सीसा कमी तो हो रही है ऑक्सीजन पर, यहाँ पर क्या है, सीसा ऑक्साइड में कमी होनी चाहिए थी, है ना। पर यहाँ तो सीसा सीसा ही है। तो ये सीसा सीसा है, सीसा ऑक्साइड ही नहीं है ना। यहाँ पर क्या है, सीसा ऑक्साइड में ऑक्सीजन की क्या हो रही है, कमी हो रही है, यानी अपचयन हो रहा है। परंतु यहाँ पर ये सिर्फ सीसा सीसा है, और ये यहाँ पर क्या है, सीसा ऑक्साइड। इसका मतलब ये कथन क्या है, असत्य है अपना, ठीक है। दूसरा देखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड का उपचयन हो रहा है। उपचयन का मतलब क्या है, ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड इस साइड में जो होगा ना उसकी वृद्धि हो रही है। क्या देखो, इस साइड में कार्बन है, कार्बन की इधर क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है ऑक्सीजन की। परंतु ये क्या बोल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बोल रहा है। क्या बोल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस में क्या हो रहा है, उपचयित हो रहा है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस में जुड़ रहा है। परंतु ये तो यहाँ पर कार्बन ही है, जुड़ तो यहाँ क्या रहा है, कार्बन के साथ है। परंतु ये बोल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, इसका मतलब ये कथन क्या है, सत्य है सत्य, असत्य है ये कथन ना, ठीक है। तीसरा चेक करते हैं, कार्बन उपचयित हो रहा है, यानी कार्बन क्या है, उपचयित हो रहा है, यानी कार्बन के साथ क्या जुड़ रही, उपचयन को मतलब उपचयन अपचयन, अपचयन बोल दिया अपचयित बोल दीजिए, एक ही बात है ना। कार्बन उपचयित हो रहा है मतलब वृद्धि हो रही है कार्बन के साथ। तो यहाँ पर देखेंगे कार्बन है, कार्बन के साथ यहाँ पर देखेंगे ना तो क्या जुड़ रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है। इसका मतलब क्या है, ये कथन सत्य है, जुड़ रहा है कार्बन के साथ ही जुड़ रहा है, ठीक है। दूसरे चौथा क्या करेंगे, लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, यानी लेड ऑक्साइड यानी सीसा ऑक्साइड के साथ क्या हो रहा है, अपचयित हो रहा है, यानी ऑक्सीजन की क्या हो रही है, कमी हो रही है इसके साथ, लेड ऑक्साइड के साथ। देखेंगे लेड ऑक्साइड है, यहाँ पर लेड ऑक्साइड था, परंतु इधर आए तो क्या बच गया, सिर्फ लेड लेड बच गया।
तो इस सीसा सीसा बचे, इसका मतलब क्या हो रही है, यहाँ पर ऑक्सीजन की क्या हो रही है, कमी हो रही है। और ऑक्सीजन की कमी होती है, हम उसको क्या बोलते हैं, अपचयित होना। तो यहाँ पर क्या है, इसका मतलब ये कथन क्या है, सत्य है। अब हमसे क्या क्वेश्चन किया गया है, असत्य कौन कौन से है ना, वो देखने अपने को। तो ए और बी असत्य, ए और बी है, देखेंगे ए और बी असत्य है क्या, ए और बी असत्य है, ठीक है। दूसरा चेक करते हैं, ए और सी असत्य है क्या, ए और सी असत्य है, पर एक है दूसरा नहीं है ना। ए बी सी तीनों ही असत्य है क्या, ए बी सी तीनों असत्य है कि नहीं, ए बी है सी नहीं है ना। तो अपने को ये क्राइटेरिया सही मिल रहा है, ए और बी असत्य है, असत्य पे लगाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपना, सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन दे रखा है अपने को, फेरस ऑक्साइड दे रखा है, एक समीकरण दे रखे हैं और इसमें दी गई है अभिक्रिया किस प्रकार की, ये बताना है अपने को ना। तो संयोजन है या द्विविस्थापन अभिक्रिया है या वियोजन अभिक्रिया है या विस्थापन अभिक्रिया है। तो सबसे पहले देखेंगे अपने संयोजन अभिक्रिया होती क्या है, ये समझेंगे सबसे पहले। संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, ये कोई अभिक्रिया अपनी, जैसे LHS साइड दे रखा है, इसका अभिकारक ये क्या है, उत्पाद। तो इसमें क्या है कि अगर कोई संयोजन अभिक्रिया तो किसे कहेंगे, जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर कोई एक नया उत्पाद बनाता है ना, उसको तो बोलेंगे क्या, संयोजन अभिक्रिया। परंतु इसे एग्जाम्पल से देखेंगे, देखो इधर लिखता हूँ, Fe2O3 Al2 टू एल्यूमिनियम, जैसे इसकी अभिक्रिया होती है एल्यूमिनियम साइड प्लस Fe फेरस प्राप्त होता है। तो ये देखेंगे इसकी ये वाला अभिकारक पार्ट अपना, ये वाला उत्पाद है। तो संयोजन अभिक्रिया तो ये बोलती है जब कोई दो या दो से अधिक पदार्थ यानी अभिकारक मिलकर इधर किस बनाए, एक एकल उत्पाद बनाए, तो उसे संयोजन बोलते हैं। तो एक एकल उत्पाद तो बना नहीं, यहाँ पर दो बन रहे हैं, एक से अधिक बन रहे हैं, तो इसका मतलब संयोजन अभिक्रिया बनी है नहीं, ठीक है। अपने द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन ये होती है जिसमें यौगिक होते हैं ना, दोनों तरफ अभिकारक और उत्पाद में यौगिक बनने चाहिए। यौगिक का मतलब जैसे फेरस ऑक्साइड बन रही, ये ऑक्साइड है, इसके साथ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम सिंगल है, तो इसके साथ कोई और भी पदार्थ जुड़ा होता है तो यौगिक बन जाता है। ये सिर्फ एल्यूमिनियम है तो इसका मतलब तत्व हुआ, ये कोई चीज जुड़ी हुई नहीं हुई तो इसका मतलब कोई चीज जुड़ती है तो यौगिक बनता है। तो ये सिंगल है, तो इसका मतलब क्या है, ये तो अभी द्विविस्थापन की अभिक्रिया होगी कि कोई भी अभिकारक में यानी ऐसे यौगिक उसको क्या कर दे, विस्थापित कर दे यौगिकों को। तो इसमें तो यौगिक तो है ही नहीं, इस वाले में तो पार्ट में है, इसमें नहीं है ना। तो इसका मतलब द्विविस्थापन अभिक्रिया नहीं होगी ये। वियोजन अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया देखेंगे, वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है कि कोई अभिकारक पदार्थ, एक एकल अभिकारक पदार्थ दो या दो से अधिक अभिकारक में क्या करे, टूट जाए, वियोजन हो जाए उसका। यानी इस साइड में क्या होना चाहिए, अभिकारक की साइड में एक एकल अभिकारक होना चाहिए, और इधर क्या बनाए, जब अभिक्रिया हो तो दो या दो से अधिक उत्पाद बनाए। तो यहाँ पर तो एक एकल है ही, दो है, इसका मतलब क्या है, वियोजन अभिक्रिया नहीं है। विस्थापन अभिक्रिया का मतलब क्या होता है, विस्थापन अभिक्रिया का मतलब ये होता है कि जो ज्यादा अभिक्रियाशील पदार्थ होते हैं ना, जो कम अभिक्रियाशील पदार्थ को क्या कर देते हैं, विस्थापित करते हैं। तो ये फेरस, यहाँ पर फेरस है, ये ऑक्साइड है, तो ये एल्यूमिनियम है ना, ये अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ है, किससे, इससे। तो इसको क्या कर देगा, फेरस को हटा देगा और खुद इसकी जगह आ जाएगा, तो ये एल्यूमिनियम इसकी जगह आ जाएगा। तो ये क्या है, विस्थापन अभिक्रिया, एक दूसरे को क्या कर देते हैं, विस्थापित कर देते हैं। तो अपनी ये विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी, ठीक है। दूसरे में तीसरा देखेंगे, लोहा चूर्ण है, कोई लोहे का चूर्ण है, उसमें तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाल देते हैं, तो क्या होता है, सही उत्तर पे निशान लगाना, प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है HCl2, ये ले ले। इसकी इक्वेशन कराने पर क्या प्राप्त होगा, ऑप्शन दे रखे अपने वो कितने, चार, इनमें से चूज करना। पहले हम विक्रिया कर लेते हैं अपना, एफ ई को FeCl2 से करेगा तो क्या बन जाएगा, 2FeCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस क्या निकल जाएगी, बाहर निकल जाएगी। तो हाइड्रोजन गैस के अणु कितने हो गए, अभी इक्वेशन बराबर नहीं, H की 3 है, 2 है, इधर भी 2 हो गई, Cl2 के Cl2 Fe1 है, तो ये इक्वेशन क्या होगी, संतुलित होगी। यानी Fe इधर एक है तो Fe इधर एक होनी चाहिए।
हाइड्रोजन के दो हैं, इधर भी हाइड्रोजन के दो हो गए, Cl यानी क्लोराइड के दो हैं, तो इधर भी क्लोराइड के दो हो गए। ठीक है, तो अब चेक करते हैं क्या क्या प्राप्त हुआ अपने को। फेरस क्लोराइड प्राप्त हुआ है, हाइड्रोजन गैस क्या निकली है, बाहर निकली है। या कई बार ऐसे आ सकता है, लोहा क्लोराइड भी आ सकता है, फेरस क्लोराइड भी आ सकता है। इस चीज को ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होने की है नाम ना। तो हाइड्रोजन गैस पहला चेक करेंगे, हाइड्रोजन गैस आयरन क्लोराइड, आयरन भी आता है, तो ये आयरन क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस, तो ये वाला पहला वाला सही है। और भी चेक करेंगे, देखो दूसरा क्लोराइड गैस निकल रही है क्या, Cl2 बार नहीं निकल रही है ना, आयरन हाइड्रोक्साइड नहीं, ये गलत है, कोई अभिक्रिया नहीं हो रही, अभिक्रिया तो हो रही है ना, जैसे करवाया भी अभिक्रिया नहीं हुई। फेरस क्लोराइड प्राप्त हुआ अपने को, हाइड्रोजन गैस बाहर निकली है, तो ये भी क्या है, गलत है। आयरन लवण और जल बना, जल कहीं का सिस्टम में नहीं है, इसका मतलब ये गलत है। पहला ऑप्शन क्या है, सही है। तो आपको ध्यान से, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है, बस इक्वेशन ध्यान रखनी है इसको क्या बोल रहे हैं और संतुलित कर लीजिए, और उसके बाद एक एक तरीके से देखेंगे ना, आपको आसानी से सोल्व हो जाएगा। और भी सोल्व करवाने वाला हूँ ना आसानी से, देखते रहिए आप पूरी वीडियो को ना। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है और रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक क्यों है। तो सबसे पहले ये समझेंगे अपने, संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं ना, एग्जाम्पल से समझते हैं। कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, हाइड्रोजन ले लिया, ऑक्सीजन ले लिया, इसको रिएक्शन कराते हैं तो हमें ये प्राप्त होता है, जल। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जैसे अभी क्रिया कराएंगे, क्या प्राप्त हो गया, जल प्राप्त हो गया। ठीक है, अब इसके अंदर ये देखेंगे कि संतुलित होना जरूरी क्यों है। अब यहाँ पर मान लीजिए संतुलित का मतलब हाइड्रोजन कितने कितने परमाणु इधर, दो है, तो इतने भी हाइड्रोजन के कितने यहाँ पर, दो ये ने दो ये, तो चार हो गए इधर। तो ये किससे मल्टीप्लाई होगा, दो से होगा। अब इधर देखो H, दो दो चार हो गए, दो दो हाइड्रोजन चार, O देखिए O किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, दो से। तो ये ऑक्सीजन भी है ना, पूरे ये दो पूरे से मल्टीप्लाई होगा, H से भी और O से भी, तो पूरा एक ही अणु है जल, तो इसलिए दोनों से हो रहा है, तो ये दो हो गए दो, तो इसलिए इधर अभिकारक, ये वाला पार्ट बोलते हैं हम अभिकारक, इस वाले पार्ट को बोलते हैं उत्पाद। अभी इस क्वेश्चन में नॉर्मल समझ लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा तो पूरी डिटेल समझाऊंगा आपको ना। तो जो अभिकारक की तत्वों की परमाणु संख्या हो और उत्पाद के तत्वों की परमाणु संख्या क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, उसको बोलते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, क्यों जरूरी है ये रासायनिक समीकरण संतुलित करना, क्यों जरूरी है, क्योंकि दोनों ही तरफ कोई भी ऊर्जा होती है ना, उसको हम ना ही तो नष्ट कर सकते हैं, ना ही क्या कर सकते हैं, उत्पन्न कर सकते हैं। इसलिए दोनों में क्या होना चाहिए, इक्वल इक्वल होनी चाहिए, ऊर्जा को ना तो नष्ट कर सकते, ना ही उत्पाद कर सकते हैं ना। तो समझेंगे इसको। रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण में अभिकारक के तत्वों की परमाणु संख्या तथा उत्पाद तत्वों की परमाणु संख्या बराबर होनी चाहिए। उससे रासायनिक समीकरण कहते हैं, उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। यानी दोनों तरफ अभिकारक तत्वों की जो परमाणु संख्या है, उत्पाद तत्वों की जो परमाणु संख्या, दोनों क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, उसे हम रासायनिक समीकरण कहते हैं।
अब ये रासायनिक समीकरण संतुलित करना जरूरी क्यों है? एक द्रव्यमान संरक्षण नियम क्वेश्चन आता है कई बार, द्रव्यमान संरक्षण नियम किसे कहते हैं देंगे। द्रव्यमान संरक्षण नियम ये कहता है कि ऊर्जा को, द्रव्यमान संरक्षण नियम ये कहता है ऊर्जा को ना ही तो नष्ट कर सकते और ना ही हम उत्पन्न कर सकते हैं ना, तो उसको द्रव्यमान संरक्षण नियम कहते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक तत्वों के द्रव्यमान तथा उत्पाद तत्वों का द्रव्यमान समान होता है, अर्थात किसी तत्व की ऊर्जा को नष्ट नहीं कर सकते, ना ही उत्पन्न कर सकते। ये द्रव्यमान संरक्षण नियम कहलाता है। कोई भी तत्व उसकी अभिकारक तत्वों का द्रव्यमान तथा उत्पाद तत्वों का द्रव्यमान है बराबर होना चाहिए, और किसी भी तत्व की ऊर्जा को हम ना ही तो नष्ट कर सकते हैं और ना ही क्या कर सकते हैं, उत्पन्न कर सकते हैं, उसको हम द्रव्यमान संरक्षण नियम कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे पांचवा। समीकरण अपने को दे रहे, रासायनिक समीकरण में परिवर्तन करना है, अपने को कोई इक्वेशन दे रहे, इनमें इक्वेशन दे रखे हैं, इसको लिख के और रासायनिक समीकरण के रूप में लिखना है और उसको संतुलित करना है। तो आइए देखते हैं कैसे। जो नाइट्रोजन है इसको हल करते हैं। सबसे पहले नाइट्रोजन है, इसको नाइट्रोजन लिख लीजिए, नाइट्रोजन को N2 से दर्शाते हैं, प्लस हाइड्रोजन है H2 गैस है, इससे क्या प्राप्त होता है अपने को, अमोनिया NH3 प्राप्त होता है, अमोनियम गैस प्राप्त होती है। ये होगी नाइट्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये बोल रहा है नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोजन करके यानी दोनों को जोड़ करके अमोनिया बनता है, अमोनिया बना दिया हमने। तो ये तो हमने रासायनिक समीकरण लिख दिया जो बोला, और बोल रहे संतुलित भी कीजिए, इसको संतुलित करना मतलब इसके परमाणु तत्वों के जो भी है इधर अभिकारक में उत्पाद में दोनों को क्या करना, बराबर करना। ये सिखाता हूँ आपको, दोनों तरफ में परमाणु तत्वों को बराबर करना ना। इधर लिख लीजिए आप, एक तरफ तत्व लिख लीजिए, एक तरफ अभिकारक लिख लीजिए, एक तरफ उत्पाद, 3 कॉलम बना लीजिए आप ऐसे। ठीक है, तत्व है। अब यहाँ पर देखिए अपने पास इधर लेफ्ट, इधर ये वाला पार्ट होता है अपना अभिकारक होता है, ये वाला पार्ट उत्पाद होता है। ठीक है, अब अभिकारक में देखें क्या क्या कौन कौन से तत्व में, एक तो नाइट्रोजन है, इधर हाइड्रोजन है,
बस यही है ना। नाइट्रोजन हाइड्रोजन दो तत्व अपने पास। तो अभिकारक में देखेंगे नाइट्रोजन के कितने हैं परमाणु, देखिए परमाणु तत्वों के परमाणु ये नीचे गुणा होते हैं ना, ये है 2 है, सिर्फ 2 से कर देंगे अभिकारक में। तो अभिकारक में एच के कितने हैं 2 है, ठीक है। उत्पाद में देखेंगे एन कितना है, यहाँ पर 1 है, उत्पाद में एन 1, यहाँ पर कितने हैं एच कितने हैं 3 है, इधर कितने हैं 3 है, ठीक है। अब इसको संतुलित करना है, कैसे संतुलित करेंगे, यहाँ पर ये 2 है एन, इसको किस चीज से मल्टीप्लाई करेंगे उत्पाद में कि 2 जाइए, बताओ किससे मल्टीप्लाई करें, इसको 2 से कर देंगे तो कितना बन जाएगा 2 बन जाएगा ना। और ये देखेंगे इधर ये 2 है ये 3 है, किससे मल्टीप्लाई करें इनको कि सेम हो जाएगा ना, तो इसको 3 से कर दो, इसको 2 से कर दो, 6 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर उत्पाद में तो हमने एन को तो कितने से मल्टीप्लाई किया है 2 से, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, उत्पाद वाला ये पार्ट है, इससे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब यहाँ देखें अभिकारक में हमने H को किससे मल्टीप्लाई किया है 3 से मल्टीप्लाई किया है, नहीं 3 से कर दो H को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब ये देखेंगे H देखेंगे इधर कितने हो गए 6 हो गए, इधर H देखेंगे देखो 2 से ये संख्या है ना सभी से गुणा हो गया, N से भी H से 2 और इधर ये 3 दूनी 6 हो गए H के, और N के कितने हो गए 2, इधर देखेंगे N के इधर 2 है इधर भी 2 है, तो ये क्या हो गया कि संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया, ठीक है। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस दे रखी है, उसको वायु की उपस्थिति में क्या करते हैं दहन करते हैं, तब हमें जल प्राप्त होता है और सल्फर डाई वो बनता है। तो इसकी रासायनिक समीकरण लिखते हैं, सबसे पहले ये लिखेंगे हाइड्रोजन सल्फाइड का सूत्र होता है 2H2S, ये हो गया हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, ठीक है। वायु को वो O2 होता है ना ऑक्सीजन, उसको बोलते हैं। वायु की उपस्थिति में जैसे दहन कराएंगे इसका तो क्या प्राप्त होगा अपने को जल प्राप्त हो जाएगा, H2O प्राप्त हो जाएगा, तथा सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त हो जाएगा, SO2 प्राप्त हो जाएगा। ये तो हमने समीकरण लिख लिया, इक्वेशन लिख लिया। अब इसको संतुलित कैसे करेंगे, वही फॉर्मूला सेम फॉर्मूला बनाएंगे और इससे करेंगे, ठीक है। एक तरफ उत्पाद दूसरी तरफ अभिकारक एक तरफ तत्व, 3 कॉलम बना लीजिए बस ऐसे। तो ये वाला पार्ट बताओ कौन सा अपना अभिकारक का, और ये वाला पार्ट उत्पाद का। रासायनिक समीकरण संतुलित करनी हो तो ऐसे करेंगे, देखो पार्ट बना लिया मैंने। यहाँ पर देखेंगे H कितनी, अभिकारक में H कितनी, H इधर S है, इधर क्या है और, ठीक है। अब इनको क्या करेंगे संतुलित करेंगे, तो इधर देखेंगे H कितने हैं अभिकारक में 2 2 4 है, 4 कैसे 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 जन, ठीक। S कितना है सिंगल है, O कितने हैं 2 है, ठीक है। इधर H कितने हैं 2 है उत्पाद में, O कितना है सिंगल है, S कितने O कितने देखो 2 और 1 3 है, S कितना है 1, ठीक है। अब ये देखो इस यहाँ पर 4 है, ये 4 कब होंगे, इससे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे उत्पाद को तो कितने मिल जाएंगे 4, ये कब होंगे इनको आपस में, इसको 3 से कर दो 6 हो जाएंगे, इसको 2 से कर देंगे भी 6 हो जाएंगे। अब संतुलित हो गया, इधर देखो 6 हो गए, ये भी 6 हो गए, ये 1 है ये 4 है, ये 4 हो गए। जिससे मल्टीप्लाई करें उससे को मल्टीप्लाई। उत्पाद में देखेंगे हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है किसको H को 2 से मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे अभिकारक में किससे मल्टीप्लाई किया है, उत्पाद में ही इसको 2 था ना 3 से किया 2 से किया है ना,
ओ कितने थे 2, तो ओ को किससे कर दो आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो देखेंगे कितने होने चाहिए 6 होने चाहिए ना, तो 2 2 4, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो आप, सॉरी इधर एस कितने थे 2 थे इसमें, अभिकारक में एस 2 है अपने पास है ना, अभिकारक में देखो एस 2 है, इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी 2 हो जाएगा ना, तो उत्पाद में देखेंगे इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गई। अब इधर देखेंगे इसमें एच कितनी हो गई 2 2 4 हो गए, इधर एच देखेंगे 2 2 4 हो गए, ठीक है एच तो संतुलित हो गया अपना। एच देखेंगे एच इधर इससे मल्टीप्लाई हो रहा है 2 हो रहे हैं, इधर एच 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है 2 हो गए। ओ कितने हैं इधर देखेंगे ओ यहाँ पर 2 है, इधर 2 है, इधर कितने हो गए ओ हो गए 2 और 4 ये हो गए 6 हो गए ना, तो 6 हो गए, तो यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई कर दो इसको 3 से, अभिकारक में किससे मल्टीप्लाई किया था हमने 3 से, तो ऐसे संतुलित करना है, देखना है, लिख लीजिए। अब अभिकारक एक तरफ उत्पाद ले लीजिए, किसको किससे मल्टीप्लाई करना है देखना और परमाणु तत्व बराबर करना है, ठीक है। नेक्स्ट अगला देखेंगे, एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर बेरियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड एवं बेरियम सल्फेट के साथ अवक्षेप देते हैं, तो इसको समीकरण लिखना है और संतुलित करना है, ठीक है। ये देख करते हैं, एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4, ये एल्यूमिनियम सल्फेट है, ये बेरियम क्लोराइड BaCl2 के साथ अभिक्रिया करके एल्यूमिनियम Al क्लोराइड Cl3 से अभिक्रिया कर क्या बनाते हैं ये बेरियम सल्फेट Ba, बेरियम सल्फेट SO4 बनाते हैं, ठीक है। अब वही काम करना है, ये तो लिख लिया, अब इसको संतुलित करें, प्रत्येक के परमाणु तत्वों को बराबर करेंगे, इक्विवेलेंट करने के लिए अपने पास ये फॉर्मेट तैयार है, इसमें रख देंगे सभी को ना। तो ये वाला पार्ट अपना क्या होता है अभिकारक होता है, और ये वाला पार्ट उत्पाद होता है, ठीक है। अब इसमें देखें क्या क्या तत्व है, एक तो Al है अपने पास, लिख लीजिए जो जो दे रखे, Al दे रखा अपने को, SO4 दे रखा है ना, SO4 है, सल्फेट है, एक ही है ये ना, SO अलग अलग नहीं है, बेरियम है, बेरियम लिख लीजिए आप, क्लोराइड है, क्लोराइड लिख लीजिए। ये तो तत्व थे अपने पास सभी जो लिख लिए तत्वों वाली लाइन में। अब अभिकारक की एल्यूमिनियम के कितने अभिकारक परमाणु तत्व है, उत्पाद में कितने वो लिख लीजिए आप, नॉर्मल जो दे रखा ना आपको वो लिख लीजिए। एल्यूमिनियम की कितनी है यहाँ पर 2 है, SO4 कितना है 3 है, ये 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना 3 SO4, B कितना है 1 है, Cl कितना है 2 है, ठीक है। इधर देखेंगे Al कितने हैं 1 है, Cl 3 है, Ba कितना है 1 है, SO4 कितना है 1 ही है, SO4 नहीं है 1 ही है पूरा ना, SO4 1 ही है पूरा पार्ट है ना, अलग अलग नहीं है, SO अलग अलग नहीं है, ठीक है, इनको अलग अलग नहीं गिनेंगे। तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2 कब होंगे, ये 2 है, ये कब 2 होंगे जब इसको 2 से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, इसको किससे डिवाइड कर दो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 है। अब ये 3 है, ये 3 कब बनेंगे जब इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 1 है 1 है, ये 2 ये 3 कब होंगे, इसको तो किससे ही 3 से, इसको किससे 2 से। अब बताओ बराबर हो गए नहीं हो गए, इधर भी 2 हो गए, इधर भी 2, इधर 3, इधर 3, 1 1, इधर 6 6 हो गए। अब जिस पार्ट में जिस जिसके परमाणु तत्वों को मल्टीप्लाई किया उसमें से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या देखेंगे अभिकारक में हमने Cl को 3 से मल्टीप्लाई किया है, ये अभिकारक वाला पार्ट आ गया, इसमें Cl ये है, तो Cl को यहाँ नहीं करेंगे, यहाँ भी नहीं करेंगे, ये पूरे पार्ट को करेंगे, ठीक है, पूरे पार्ट को कर देंगे।
तो ये क्या हुआ है, ठीक है, इतना हुआ। अब यहाँ देखेंगे, इसमें तो इतना ही हुआ, इसमें देखेंगे उत्पाद ए एल को किससे गुना किया है, उत्पाद को ये है ए एल 2 से मल्टीप्लाई किया है इसने, 2 से कर दिया हमने, ठीक है। एस ओ को किससे किया है, 3 से। एस ओ, ये एस ओ है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया इसने, 6 हो गया। बी ए कितना है, एक कितना कोई नहीं किया। इधर इसको सी एल को किससे कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 से उत्पाद में हमने पहले ही कर दिया इसको, ठीक है। अब देखेंगे बराबर हुए या नहीं हुए, तो चेक करते हैं। ए एल 2 है, ए एल कितने यहाँ पर 2 है, यानी सी हो गए। एसओ 4 कितने हैं यहाँ पर 3 है, यहाँ पर एसओ 4 देखेंगे कितने हैं, ये पूरा पार्ट एक ही है ना, तो एसओ 4 ये 3 से मल्टीप्लाई होगा 3 है, ठीक है भी। अब बी ए देखेंगे, बी ए कितने 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर इधर भी कितने से 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है। सी एल देखेंगे, सी एल 2 से हो रहा है, इधर ये 2 से, और ये 3 दूनी 6 हो रहा है। ये देखेंगे सी एल, ये 3 से और 2 से यानी 6, यानी अपनी समीकरण है जो क्या हो गई, संतुलित हो गई। ऐसे संतुलित करना है आपको, जो भी समीकरण दे आपको वो संतुलित करवाए, तो ऐसे संतुलित करना है, या ऐसे नाम दे, जो नाम को ऐसे समीकरण में लिख लीजिए, ऐसे डिवाइड कर लीजिए उनको, और बड़ी आसानी से कर पाएंगे आप। 2 4 5 जैसे भी अभिक्रिया संतुलित कर लेंगे ना, तो आपको बहुत अच्छे से तरीके से करना आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे अपना, और पोटेशियम धातु को जल के साथ जैसे अभिक्रिया कराते हैं, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस क्या प्राप्त होती है, इसको समीकरण लिखेंगे। पोटेशियम लिखते हैं अपने को, जल के साथ H2O के साथ अभिक्रिया करती है, तो क्या बनता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाती है। ये हमने क्वेश्चन लिख लिया, और इसको अब इसमें देखेंगे, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास अपने कितने हैं, ऑक्सीजन के देखेंगे कितने हैं, इधर देखिए ऑक्सीजन के अपने पास एक है ना, हाइड्रोजन के कितने, इधर 3 है, इधर कितने अपने पास 2 है ना, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको ना, तो 2 क्या हुए, 2 हुए, 2 हुए 4, इधर कितने 2, हाइड्रोजन कितने होंगे 4, ओ कितने इधर 2, इधर कितने हो गए 2, के कितने इधर 2, इधर कितने के 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको ना, तो ये क्या हो गया, एक संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया।